के रवैये से सासू माँ बहुत परेशान थी। दरअसल बात ये थी कि तीनों बहुओं में किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी। तब से ही तीनों एक दूसरे से मुंह फुलाए रहती थी। ना कोई सीधे मुंह किसी से बात करती, ना किसी का कहना मानती। पड़ोसी भी इस बात को जानते थे और जाने कैसे कैसे बातें भी करते। इसीलिए सासू माँ ने तीनों बहुओं को तुरंत अपने कमरे में बुलाया। मैं कई दिनों से देख रही हूँ, तुम तीनों अलग अलग सारे काम कर रही हो। ये सब नहीं चलेगा, तीनों को मिलकर ही काम करना पड़ेगा। सास की बात सुनकर एकदम से बड़ी बहू बोल उठती है। नहीं मम्मी जी, मैं इन दोनों के साथ कुछ नहीं कर सकती। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, फिर भी ये मेरा कहना बिल्कुल भी नहीं मानती। अरे जेठानी जी, जानबूझकर मुझे डबल काम करवाती है आप। और छोटी मुझसे टेढ़े मुंह ही बात करती है। इन दोनों के बीच हमेशा सैंडविच बन जाती है मेरी, और मैं हमेशा आलू की तरह बीच में मसली जाती हूँ। मम्मी जी, इन दोनों को लगता है कि मैं छोटी हूँ तो इनके पैरों तले दब जाऊंगी, लेकिन नहीं, मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना इन दोनों का है। बड़ी आई दोनों मेरी चुगली करने के लिए, मुझे क्या कम समझ रखा है। तीनों बहू एक दूसरे से बहस करने लगती है और सास दोबारा ये देखकर टेंशन में आ जाती है और सबसे कहती है, चुप हो जाओ, अब से तुम तीनों सारे काम एक साथ करोगी। आंख बंद करके एक दूसरे की बात सुनोगी। तुम तीनों इस बात को गांठ बांध लो, वरना अगली छुट्टियों में तुम्हारा अपना मायके जाना कैंसिल। सास की बातें सुनकर डर के मारे तीनों हामी भर देती हैं। जी मम्मी जी, मैं समझ गई। हाँ मम्मी जी, जैसा आप कहें। आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी। तीनों बहू सास की बात को गांठ बांध लेती है और वादा करती है कि अब से सारे काम वो तीनों एक साथ मिलकर ही करेंगी। ये सब देखकर सास खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। नीचे जाकर वो देखती है कि घर में शर्मा जी आए हुए होते हैं। सास जोर से आवाज लगाकर कहती है, अरे बहू, जरा चाय बनाकर तो लाना, शर्मा जी आए हैं। सास की बात सुनकर तीनों बहू तुरंत किचन की ओर भागती है और चाय बनाना शुरू कर देती है। मुझे तो एकदम मसाले वाली कड़क चाय पसंद है, तो हम शर्मा जी के लिए मसाले वाली चाय ही बनाएंगे। अरे नहीं दीदी, गर्मी के मौसम में मसाला चाय कौन पीता है? मैं तो शर्मा जी के लिए इलायची वाली चाय ही बनाऊंगी। ये कैसी बात कर रही हैं आप दोनों? मेरी मम्मी ने सिखाया है कि मेहमान को ज्यादा दूध और शक्कर वाली चाय देनी चाहिए, वरना वो घर वालों को कंजूस समझते हैं। तो मैं तो शर्मा जी को ऐसी ही चाय दूंगी। तीनों बहुएं अपने अपने तरीके से चाय में शक्कर, मसाला, पत्ती सब डाल देती है। उबलने के बाद तीनों मिलकर चाय बाहर लेकर जाती है और शर्मा जी और सासू माँ को देती हैं। चाय पीने के बाद शर्मा जी सासू माँ को देखकर शर्मा जाते हैं और शर्मिंदा महसूस करते हैं कि आखिर उन्होंने चाय पीने के लिए हामी क्यों भरी। सासू माँ भी चाय पीना शुरू करती है और कहती हैं, अरे बहू, ये कैसी चाय बनाई है? चाय है या मीठे दूध की बासुंदी? हाँ, चाय अच्छी नहीं लगी क्या? कोई बात नहीं, हम पराठा बनाकर लाते हैं। चलो चलो अंदर। हाँ हाँ चलो। हाँ आती हूँ मैं भी। नहीं नहीं, मेरा पेट चाय ने ही चौपट कर दिया, वही काफी है। पराठे से पोपट नहीं करवाना, मैं तो चलता हूँ। शर्मा जी चुपचाप पतली गली से निकल जाते हैं। अगले दिन सास बहुओं से कहती है, अरे बहू, जाओ जाके ऊपर के गेस्ट हाउस की सफाई कर दो। कल हमारे यहाँ मेरे दूर के रिश्तेदार आने वाले हैं, तो पूरे कमरे को चमका देना, समझी? तीनों बहू सास की बात को मानकर ऊपर सफाई करने चली जाती हैं और तीनों कमरे की सफाई चालू कर देती है। बड़ी बहू मकड़ी के जाले साफ करती है, तो बीच वाली झाड़ू लगाना और छोटी वाली सर्फ डालकर जमीन धोना शुरू कर देती है। अरे दीदी, जेठानी जी, अभी मैंने पूरी फर्श धोई और आप फिर से धूल नीचे गिरा रही हैं। और मछली जेठानी जी, आप बिना झाड़ू की धूल यहाँ छटक रही हैं। अरे तीनों को साफ करना है,
एक साथ सफाई करते हैं ना। अरे वही तो, हम साथ साथ हैं, घर साफ साफ है। तीनों बहू ऐसे ही काम में उलझ जाती है और 2 घंटे तक एक ही कमरे की सफाई करती रहती है। बहुत देर से अपनी बहुओं को ना देखने के कारण सास ऊपर कमरे में उन्हें देखने जाती है, लेकिन कमरे में घुसते ही वो गीली फर्श पर फिसलने के कारण नीचे गिर जाती है। ओरी मोरी मैया, हड्डी मरोड़ के रख दी। आए मेरी तो कमर ही टूट गई रे। तीनों बहुएं सास को उठाती हैं और बिस्तर पर सुला देती है। अरे मेरे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, दबा दो, आराम मिलेगा। हाँ जी माँ जी। अरे जी माँ जी। और तीनों बहुएं एक साथ सास के हाथ को दबाना शुरू कर देती हैं। माँ की तो चीख ही निकल जाती है और नतीजा ये होता है कि सास के बचे हुए शरीर में भी दर्द उठ जाता है। हाय राम, ये क्या कर दिया तुम तीनों ने। अरे मेरी तो किस्मत ही फूटी है कि तुम जैसी बहुएं मुझे मिली। हे भगवान, पूरे शरीर में दर्द बढ़ गया है। अब तो पता नहीं कि चल भी पाऊंगी या नहीं। माफ करो, मुझे गलती हो गई मुझसे कि तुम तीनों को एक साथ काम करने के लिए बोला। सोचा था तीनों मिलके अच्छे से काम करेगी, लेकिन बड़े बुजुर्ग सही कहते थे कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तुम लोगों ने ये बात ना आज साबित करके दिखा दी। तुम तीनों को तो समझाना यानी मानो भैंस के आगे बीन बजाना है। तुम्हें अकेले अकेले काम करना है ना, तो अब से तुम अकेले ही अपना अपना काम करो। तीनों बहुएं वहां से जाने लगती है। अरे कहाँ जा रही हो? आप ही ने तो कहा कि अपना अपना काम करो, तो मुझे मुल्तानी मिट्टी लगानी है। अरे मुझे भी तो नेल पॉलिश लगानी है। मुझे ना मेहंदी लगानी है। सास अपना सर पीट लेती है और कहती है, अरे मुझे भी लगाना है कुछ। क्या माँ जी? तुम्हारे घर वालों को फोन, तुम्हारी हरकतें बताने के लिए। शिल्पी घर के काम से फ्री होती तो बोर होती, जिसके बाद उसने घर में ही दुकान खोलने की सोची। अरे ये इतने सारे कपड़े, अरे बहू क्या करेगी इनका? माँ जी, मैं घर में बोर होती हूँ तो सोचा सामने के कमरे में कपड़ों की दुकान खोल लूं। घर का काम भी हो जाएगा और 4 पैसों की कमाई भी। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं भी तेरी मदद कर दिया करूंगी। वाह माँ जी, तब तो मजा आ जाएगा। अब हम दोनों मिलकर खूब पैसे कमाया करेंगे। अब क्या था, सास बहू का काम चल पड़ा। एक दिन, अरे राकेश की माँ, सुनती हो? कहाँ चली गई? भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अरे नंदिनी, कहाँ हो? भूख लग रही है। पापा कहाँ है माँ? पता नहीं बेटा, भूख लग रही है। आज तो किसी ने चाय भी नहीं पूछी। तभी सास बहू घर के अंदर ढेर सारे सामान के साथ आती हैं और वो भी हंसती हुई। अरे वाह बहू, ये तो बड़ी अच्छी मार्केट दिखाई तूने। बड़ा ही सस्ता सामान था। हाँ माँ जी, और ये सामान हम डबल पैसों में बेचेंगे, मजा आ जाएगा। अरे बहू, भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दे। माँ क्या बात है, आज किसी ने पापा को चाय भी नहीं दी? अरे बेटा, अब 40 साल में तेरे पापा ने क्या चाय बनाना भी नहीं सीखा? अरे बेटा रहने दे अब इस बहस को। तुम लोगों ने वैसे बनाया क्या है? बहू परेशान हो जाती है और सास को अकेले में लेकर जाती है। माँ जी, आज तो हम लोगों ने खाना ही नहीं बनाया। अरे बेटा, बाहर के छोले भटूरों से पेट इतना भर गया कि याद ही नहीं रहा कि घर में ये लोग भी हैं खाना खाने के लिए। अब क्या किया जाए? तभी घर में एक महिला आती है। जी वो सुना है आप लोगों की यहाँ साड़ी बिकती है, जरा दिखाएंगे क्या? हाँ, क्यों नहीं। माँ जी, आप इन्हें साड़ी दिखाइए, मैं तब तक पिताजी और इनके लिए खाने का इंतजाम करती हूँ। सास उस औरत को लेकर सामने वाले कमरे में चली जाती है, जहाँ उन लोगों ने दुकान खोली थी।
वहीं बहू भी किचन में चली जाती है। अब इतनी जल्दी क्या बनाऊं? पापा जी तो खाने के लिए भी बैठ गए हैं। आइडिया, मैं खाना बाहर से ही ऑर्डर कर देती हूँ। थोड़ी देर में खाना आ जाता है और बहू टेबल पर खाना लगा देती है। हे भगवान, कितनी कड़वी दाल बनाई है बेटा। नहीं नहीं पिताजी, वो क्या बात है नंदिनी, रोटी तो चबाई ही नहीं जा रही है, लग रहा है रबड़ खा रहा हूँ। एक तो इतने महंगे होटल से खाना मंगवाया और वो भी इन लोगों को पसंद नहीं आया। तभी सास नोट गिनती हुई बाहर आती है। वाह माँ जी, बड़ी कमाई हुई लगती है। हाँ, मैंने वो 2000 वाली साड़ी 3000 में बेच दी। अरे वाह माँ जी। दोनों सास बहू बहुत खुश हो जाती हैं। मेरे पेट में ना बेटा जोर का दर्द हो रहा है। अरे माँ, क्या हुआ? पेट में दर्द? बाहर का कुछ खाया था क्या? मैदा तो नहीं खा लिया? मैंने छोले भटूरे खाए थे। माँ, क्यों खाए? आपको तो पता है कि आपको मैदा सूट नहीं करता। चलिए माँ को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तभी अंदर से पापा की आवाज आती है। हे भगवान, मेरा तो पेट खराब हो गया। सब पिताजी के पास जाते हैं। पिताजी, आपको क्या हुआ? खाना बासी था शायद। अरे पिताजी, नंदिनी जानती है कि बासी खाने से आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तो वो ऐसा क्यों देगी, है ना नंदिनी? वो खाना मैंने बाहर से ऑर्डर किया था। मैं और माँ दुकान का सामान लेने गए थे, इसलिए खाना नहीं बना पाए। क्या नंदिनी, दुकान के चक्कर में तुमने तो सारे घर का हाल बिगाड़ रखा है। चलो अब माँ और पापा को लेकर अस्पताल चलते हैं। अस्पताल में जाने पर डॉक्टर कहते हैं, हाँ, इन दोनों को तो एक दिन के लिए एडमिट करना पड़ेगा। क्या? क्यों? पेट ही तो खराब है ना। हाँ, तो घर ले जाइए ना, अगर लग रहा है कि कोई बड़ी बात नहीं है और हम सिर्फ पैसा कमाने के लिए इन लोगों को एडमिट कर रहे हैं। नर्स, जरा इन लोगों को बिल तो दे देना। चलिए मैं आप लोगों को पैकेज समझा देती हूँ। जब बहू के हाथ में बिल आता है, हे भगवान, 60,000 रुपए! इतना तो मैंने कमाया भी ना था। अब समझ गई कि कमाई के चक्कर में घर के लोगों की सेहत के साथ मैं खिलवाड़ कर रही थी। सभ्यता से भरपूर शास्त्री परिवार की इकलौती बेटी मोहिनी को बचपन में ही पढ़ाई के लिए विदेश भेज देते हैं, जहां से वो सालों बाद ग्रेजुएशन पूरी करके इंडिया वापस आती है, जो अब संस्कार, सभ्यता, संस्कृति जैसी चीजों से कोसों दूर होती है। एक सुबह मोहिनी शॉर्ट ड्रेस पहने, कानों में हेडफोन लगाए जोर जोर से इंग्लिश गाने गाती हुई घर में घूम रही होती है। सुबह सुबह भगवान का नाम लेते हैं, राक्षसों की तरह चिल्लाते नहीं। पॉप्स, आपको अच्छे गाने की बिल्कुल समझ नहीं है, सो ठीक है, चिल पिल। अरे मोहिनी, पापा से ऐसे बात करते हैं क्या? सारी तमीज भूल गई हो। ओह मॉम प्लीज, इतनी बड़ी भी कोई बात नहीं हुई, सो डोंट ओवर रिएक्ट। ऐसे ही दिन बीतते हैं जिसमें मोहिनी के तौर तरीके, रहने और बात करने का ढंग उसकी मम्मी पापा को परेशान करने लगता है। भला कोई मानेगा कि ये मेरी बेटी है? रीति रिवाज और संस्कारों से तो इसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं, और अब तो लगता भी नहीं कि कभी होगा। अरे ऐसे कैसे नहीं होगा? लड़कियां सारे नखरे अपने माँ बाप को ही दिखाती है। ससुराल जाकर उन्हें सब कुछ करना भी पड़ता है और मानना भी। पत्नी की बात शास्त्री जी समझ जाते हैं और कुछ ही दिनों में अपने से भी ज्यादा धार्मिक परिवार में निखिल के साथ मोहिनी का रिश्ता पक्का कर देते हैं। रिश्ता तो पक्का कर दिया, पर यहाँ मोहिनी को कैसे मनाएंगे? शादी ब्याह के मामले में आटे में नमक जितना झूठ तो चलता है जी। इसी तरह एक के बाद एक तिकड़म लगाते हुए
दोनों मिलकर मोहिनी को शादी के लिए तैयार कर लेते हैं और मोहिनी निखिल की शादी हो जाती है, जिसके अगले दिन से ही मोहिनी दोबारा अपने पूरे अवतार में शॉर्ट ड्रेस पहनकर घर में घूमने लगती है। बहू को ऐसे देख सास की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये क्या बेशर्मी है, हमारे घर की लड़कियां जींस तक नहीं पहनती और तुम बहू होकर इतने छोटे कपड़े पहनकर पूरे घर में घूम रही हो। सीरियसली मॉम, प्लीज आप अपनी इस 80 के दशक वाली सोच में मुझे इंक्लूड मत करो। हाय तौबा, एक तो बेशर्मी दिखाती है, ऊपर से सास के साथ जुबान भी लड़ाती है। अरे जल्दी कपड़े बदल कर आ, घर की पहली आरती तुम्हें ही करनी है। इतनी देर में निखिल भी वहां आ जाता है। माँ पापा आने वाले हैं, पूजा का सारा सामान तैयार है ना? ये पूजा हमेशा मेरे बॉयफ्रेंड्स के पीछे पड़ी रहती थी और अब हस्बैंड के पीछे भी आ गई। मोहिनी की बातें सुन सास तो अपना सिर पकड़ लेती है, लेकिन निखिल किसी न किसी तरह उसे पूजा के लिए कन्विंस करके कपड़े चेंज करने के लिए भेज देता है, जिस पर पूजा खत्म होने के बाद वो एक बार फिर अपनी शॉर्ट ड्रेस में आ जाती है। बहू, ये क्या तरीका है? संस्कार नाम की कोई चीज है या नहीं? नहीं ससुर जी, संस्कार मेरा दूसरा बॉयफ्रेंड था, अब तो मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। मोहिनी का जवाब सुन के ससुर तो भगवान नाम जपते वहां से चले जाते हैं, लेकिन सास बहू के बीच कहासुनी फिर शुरू हो जाती है, जिसे इग्नोर करते हुए मोहिनी घर से बाहर चली जाती है और देर रात घर वापस आती है। मोहिनी, मैं जानता हूँ कि तुम विदेश में रही हो और तुम्हें वहीं की आदत है, पर यहाँ चीजें कुछ अलग है। अगर तुम उस हिसाब से कुछ एडजस्ट कर लो तो सबके लिए सही हो जाएगा। I am not in a lecture mood. Good night. अगली सुबह मोहिनी देर से उठकर एक बार फिर उसी तरह सबके सामने आती है, जिस पर उसकी सास कुछ बोले उससे पहले ही मोहिनी की दोस्त मोनिका और रेचल वहां आ जाती हैं। Oh, hi darling. How are you? OMG, we missed you so much. I missed you too, darling. राम राम, इन्होंने तो तुमसे भी छोटे कपड़े पहने हैं। अरे तुम लोगों के अंदर कोई शर्म लिहाज बाकी भी है या सब बेच खाई? मोहिनी, तुम्हारी मेड कुछ ज्यादा नहीं बोलती? इस पर मोहिनी की दोस्त उसकी सास का मजाक बनाने लगती है, जिसे सुन निखिल उन्हें जवाब देते हुए कड़वे शब्द सुना देता है और वो सुन के वो दोनों तो मुंह बनाए वहां से चली जाती है, लेकिन गुस्से से लाल मोहिनी वहीं खड़ी निखिल को घूरती रहती है। घूर क्या रही हो? तुमसे शादी की ये सोचकर कि विदेश में पढ़ी लिखी हो, घर में कोई पॉजिटिव चेंज लाओगी, अपनी करियर के लिए एम्बिशियस होगी, पर अपने इस बिहेवियर से उस पढ़ाई के साथ साथ अपने मम्मी पापा के नाम को भी डुबो रही हो। अगर तुम्हें ऐसे ही हाल रखने हैं तो यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। निखिल की बातें सुनकर मोहिनी रोते हुए घर छोड़कर अपनी मम्मी पापा के पास वापस आ जाती है। ससुराल में सब कुछ ठीक तो है? वो अपने आप को समझते क्या है? मोहिनी पर चिल्ला रहे हैं? मैं क्यों उसके इशारों पर चलूं? मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहती हूँ और वो ना आप लोगों को मंजूर था और ना ही उन्हें है। तुम यहाँ नहीं रह सकती। अपने पापा की बात सुन के मोहिनी हैरान रह जाती है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना। अगर तुम्हें अपने इस घमंड, बेशर्मी और बदतमीजी में ही जीना है तो तुम यहाँ भी नहीं रह सकती। बेटी, मैं मानता हूँ हमारे यहाँ रीति रिवाज बहुत मायने रखते हैं और हमने उन्हीं के ओवरडोज से बचाने के लिए तुम्हें विदेश भेजा था। एक लड़की जो शादी करके घर और बच्चे संभालती है, उससे तुम अपने आप को ज्यादा समझ सको इसके लिए भेजा था। तुम उससे ज्यादा समझो और बनो, पर तुम तो किसी दूसरी ही ट्रेन में चढ़ गई बेटा। उसके मम्मी पापा बहुत देर तक मोहिनी को सारी बातें समझाते हैं, जिन्हें सुनकर मोहिनी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो जॉब ज्वाइन कर लेती है और ससुराल वापस आकर उन्हें मॉडर्न बनाती है और खुद भी कुछ रिवाज सीखते हुए खुशी से रहने लगती है। भाभी जरा मेरा टिफिन दे दो, कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। ये ले बेटी तेरा टिफिन। तभी रमन भी वहां आ जाता है। माँ, तुम अकेले ही सारा काम क्यों कर रही हो? प्रतिज्ञा कहाँ है?
तुम्हें उसकी फिटनेस का तो पता है ना, बैकयार्ड में एक्सरसाइज कर रही है। फिटनेस और एक्सरसाइज वगैरह ठीक है, लेकिन उसे घर के काम में तुम्हारी मदद भी तो करनी चाहिए। अरे ठीक है, सीख जाएगी। जब तक मैं हूं तुम्हें किस बात की फिक्र, हाँ? इसके बाद रमन और उसकी बहन दोनों घर से निकल जाते हैं और सास घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रतिज्ञा अपनी एक्सरसाइज पूरी करके थकी हुई गार्डन में ही बैठ जाती है। आज तो पूरे 2.5 घंटे एक्सरसाइज कर ली। नाउ आई एम टायर्ड। थोड़ी देर आराम करके फिर शाम को योगा करूंगी। प्रतिज्ञा अपने कमरे में जाकर सो जाती है। सुबह से शाम हो जाती है। रमन और रेखा भी घर वापस आ जाते हैं, पर प्रतिज्ञा अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकलती, जिस पर एक बार फिर अपनी माँ को अकेले काम करते हुए देखकर रमन उनसे कहता है, माँ, तुम हर समय अकेले काम में लगी रहती हो। आखिर प्रतिज्ञा पूरा दिन करती क्या है? बेटा, वो थक कर आराम कर रही है, आ जाएगी। तुम हाथ मुंह धोकर डिनर करने आ जाओ। रमन बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो सब डिनर करने बैठते हैं। तभी प्रतिज्ञा भी वहां आ जाती है और डिनर में बने खाने को देखकर बोलती है, मम्मी, ये क्या? सब कुछ तला भुना बनाया है। ऐसा खाना आप सब और मेरी हेल्थ के लिए कितना खराब है। प्रतिज्ञा, तुम खुद कभी माँ की मदद करती नहीं और ऊपर से खाने में नुक्स निकाल रही हो। अरे बहू, हम सबकी हेल्थ के बारे में ही तो सोच रही है। बहू, मुझे ना वो डाइट वाला और बिना घी तेल का खाना बनाना आता नहीं। कुछ नहीं होता मम्मी, वो भाभी बना लेगी। आखिर इतनी फिटनेस फ्रीक है, डाइट फूड बनाना भी जरूर आता होगा। वो सब डिनर करके सोने चले जाते हैं। अगली सुबह फिर हमेशा की तरह प्रतिज्ञा अपनी एक्सरसाइज और योगा करने लगती है और उसकी सास घर का सारा काम, जिसे करते हुए अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है और सीने में दर्द शुरू हो जाता है। मर गई बहू। रमन, अरे कोई तो सुनो। और इसी बीच वे बेहोश हो जाती हैं। सास की आवाज सुनकर प्रतिज्ञा और उसका पति भागते हुए रसोई में आते हैं, जिसके बाद उन्हें लेकर अस्पताल जाते हैं। डॉक्टर प्रतिभा की सास का चेकअप करके कहते हैं, अरे इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल तो बहुत हाई है और दिल भी कमजोर होता जा रहा है। इनका लाइफस्टाइल और खाने पीने की आदत बदलनी होगी। सिर्फ लाइट एंड नॉन ऑयली फूड ही खाना है और कुछ समय तक पूरा रेस्ट, साथ में कुछ एक्सरसाइज या योगा करे तो अच्छा रहेगा। पूरी जांच के बाद डॉक्टर उन्हें घर भेज देते हैं। अब घर का सारा काम प्रतिज्ञा को करना पड़ता है, जिससे वो अपनी सास के साथ पूरे घर को डाइट फूड खिलाना शुरू कर देती है। प्रतिज्ञा, ये क्या बेस्वाद और फीका खाना है, मैं ये सब नहीं खाने वाला। हाँ भाभी, बीमार तो मम्मी है, फिर हम ऐसा खाना क्यों खाएं? प्रतिज्ञा किसी की बात पर कोई ध्यान दिए बिना सास को बढ़िया एक्सरसाइज कराने के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हुए घर का काम करती रहती है। एक शाम रमन प्रतिज्ञा से चाय मांगता है। ये लीजिए, पर मैंने इसमें चीनी थोड़ी कम डाली है। रमन चाय पीता है और तुरंत ही उसे दोबारा कप में पलट देता है। अर्र, कौन सा जहर है? अरे जहां खाने में नमक डालना होता है वहां डालती नहीं और इसमें नमक ही नमक भर दिया। उई माँ, सॉरी, मैं दूसरी चाय बना देती हूँ। अरे रहने दो, तुमसे फिटनेस का ध्यान रखने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद प्रतिज्ञा कपड़े धोने जाती है, जिसमें वो रंगीन और सफेद सब कपड़े एक जगह मिक्स कर देती है, जिससे एक कपड़े का रंग दूसरे पर चढ़ जाता है और उसी वजह से रेखा की नई ड्रेस खराब हो जाती है। भाभी, ये आपने क्या किया? मेरी नई ड्रेस थी, सारी खराब कर दी। सॉरी रेखा, मुझे पता नहीं था और मैंने सारे कपड़े एक साथ ही वॉशिंग मशीन में डाल दिए। जहां एक तरफ प्रतिज्ञा घर के हर काम में रोज कोई ना कोई ब्लंडर करती, वहीं सास को एक्सरसाइज कराने और हेल्दी फूड खिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ती, जिस वजह से जल्द ही उसकी सास पहले से भी अच्छी हो जाती है। हेल्दी फूड तो ठीक है, पर बहू आज हम खीर बनाएंगे। मम्मी, मुझसे खाना तो ठीक तरह बनता नहीं, खीर कैसे बनाऊंगी?
और अगर अच्छी नहीं बनी तो रमन गुस्सा हो जाएंगे। अरे कोई गुस्सा नहीं होगा, और देखना खीर भी बहुत स्वादिष्ट बनेगी। प्रतिज्ञा की सास उसके साथ रसोई में जाकर उसकी मदद करते हुए खीर बनाना सिखाती है, जिसे खाकर रमन तारीफ करते हुए कहता है, वाह क्या टेस्टी खीर बनी है, मजा आ गया आज तो। आज ये खीर प्रतिज्ञा ने बनाई है। क्या बात, आखिर तुम खाना बनाना सीख ही गई? पूरा तो नहीं सीखा, पर सीख रही हूँ। और इसमें मैं अपनी बहू की बिल्कुल वैसे ही मदद करूंगी जैसे इसने एक्सरसाइज करने में मेरी मदद की। अब प्रतिज्ञा घर के काम में सास की मदद करने लगती है और उसकी सास एक्सरसाइज में प्रतिज्ञा को कंपनी देने लगती है, जिस पर दोनों सास बहू की जोड़ी को देखकर रेखा और रमन भी इंस्पायर हो जाते हैं। आज के बाद हम भी आपके साथ एक्सरसाइज करेंगे। अब पूरा परिवार एक साथ एक्सरसाइज करके डाइट फूड खाने लगता है।